10th and I'm going to discuss with you about bio first chapter, life processes. Living beings are self-regulated discrete entities, यानी कि जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं वो अपने लाइफ के सर्वाइवल के लिए कुछ एसेंशियल वेरियस प्रोसेसेस करते हैं। इन लिविंग बीइंग्स को हम ऑर्गेनिजम्स कहते हैं और इनके द्वारा किए जाने वाले जितने भी एक्टिविटीज़ हैं उन्हें लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी ऑर्गेनिज्म के लाइफ के सर्वाइवल के लिए और उसके बॉडी फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए जो भी प्रक्रियाएं की जाती हैं उन्हें लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस होते हैं जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन और एक्सक्रीशन। अब आइए ये लाइफ प्रोसेसेस जो भी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस हैं इनके बारे में हम जानते हैं। पहला, मॉलिक्यूलर और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या तो वो यूनिसेलुलर हो या फिर वो मल्टीसेलुलर हो, ये सब टाइनी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट से बने हुए हैं जिन्हें कि हम लोग सेल्स कहते हैं। अब इन सेल्स में कुछ लिविंग सब्सटेंस होते हैं जिन्हें कि हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसी में कैटाबॉलिक यानी कि चीज़ों का ब्रेकडाउन और एनाबॉलिक जहाँ पे चीज़ें बनती हैं, ये दोनों प्रोसेसेस होते हैं। इन प्रोसेसेस को करने के लिए हमें एनर्जी की नीड होती है यहाँ पे। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अपने आउटसाइड नॉन लिविंग वर्ल्ड से एनर्जी कंटिन्यूसली इसकी नीड होती है एनर्जी की। अब ये एनर्जी रिक्वायरमेंट और मेटाबॉलिज्म के बारे में जानते हैं। जितने भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए और हमारे सर्वाइवल के लिए हमारे सेल्स को और हम सबको एनर्जी की नीड होती है। इवन जो सेल्स में मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रहा है उसको भी एनर्जी की नीड होती है। सेल कुछ रेडीमेड एनर्जी एटीपी के फॉर्म में यानी कि एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में स्टोर किया रहता है और ये एक एनर्जी रिच कंपाउंड होता है जो कि सेलुलर यूज पे इसका ब्रेकडाउन होता है और ये एनर्जी रिलीज करता है। अब कुछ वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस और प्रोसेसेस हमारे यानी कि लिविंग बीइंग्स द्वारा किए जाते हैं, लिविंग बीइंग्स में होते हैं ताकि हमारे लाइफ का सर्वाइवल जो है वो ठीक से हो सके। इसे हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं या फिर मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। अब इसी मेटाबॉलिक प्रोसेस में मेटाबॉलिज्म में वो दोनों प्रोसेसेस कैटाबॉलिक प्रोसेस और एनाबॉलिक प्रोसेस होते हैं। कैटाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स इन सब का ब्रेकडाउन होता है, काइनेटिक एनर्जी इसी से ऑब्टेन की जाती है। एनाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है कि इसमें नए मैक्रोमोलिक्यूल्स बनते हैं, नए सेल्स के कंपोनेंट्स बनते हैं और इसमें पोटेंशियल एनर्जी का ट्रांसफर होता है। अब पहला हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हम कह सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स यानी कि जितने कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स इन सब का लेना यानी कि चीज़ों को ऑब्टेन करना और इसे हमारे बॉडी में यूटिलाइज करने को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। अब ये क्या क्या मटेरियल प्रोवाइड कराता है? ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस और सर्वाइवल, ये चीज़ें। प्लांट्स क्या करते हैं न्यूट्रिशन लेने के लिए? वो सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूटिलाइज करते हैं और यही वेरियस एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स से या फिर दूसरे एनिमल्स पे फीड करके या फिर उनको प्रोक्योर करके ये चीज़ लेते हैं। दूसरा है हमारा रेस्पिरेशन। जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उनके फूड के ऑक्सीडेशन के दौरान ताकि वो एनर्जी नीड तक मीट कर पाए। और फूड के ऑक्सीडेशन के दौरान भी जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो फॉर्म होता है। अब रेस्पिरेशन में क्या होता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो एक्सपेल कर दिया जाता है और जो ऑक्सीजन होता है उसे इनटेक करता है। तीसरा है हमारा एक्सक्रीशन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास एक इफिशिएंट सिस्टम है टू गेट रिड ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम देयर बॉडी। ठीक, इसके बाद रहता है हमारा ग्रोथ, रिपेयर और हमारा डेवलपमेंट और जो हमारा डेथ होता है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सेल्स को
तो उसी से मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो भी ग्रोथ करेंगे, तो उनको ग्रोथ एक मतलब कि सर्टेन डिग्री ऑफ ग्रोथ रहता है उनका। इसके बाद जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो अपने जो भी वर्न आउट सेल्स हैं और जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो उनको रिप्लेस करते हैं और वो अपने बॉडी को रिपेयर करते हैं। इसके बाद हमारा डेथ। तो डेथ इज इनएविटेबल फिनोमिनन फॉर एवरी लिविंग बीइंग, ठीक है। इसके बाद है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास एक दे हैव अ डिस्टिंक्ट एबिलिटी ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन देयर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। तो ये जितने भी तो ऑर्गन्स और जो सिस्टम्स होते हैं तो ये इंटरेक्ट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और एक दूसरे के जो फंक्शंस है उस पर कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आता है इरिटेबिलिटी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में या फिर इंटरनल इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उस पर ये कुछ एक्ट करते हैं। तो ये जो कैपेसिटी है कि उनके स्टिमुली पर वो एक्ट करें तो इसे हम इरिटेबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा रिप्रोडक्शन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो दे हैव एन इनहेरेंट टेंडेंसी टू प्रोड्यूस अ काइंड ऑफ देयर यंग वंस फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ देयर रेस। अब हम न्यूट्रिशन के बारे में जानते हैं। तो न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लिविंग बीइंग्स obtain their food or synthesize it for their growth, development, maintenance or survival and reproduction and to meet their energy needs. अब न्यूट्रिशन जो भी होता है ऑर्गेनिजम्स में तो इसके कुछ मोड्स होते हैं। मोड्स इसके दो प्रकार के होते हैं, एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। पहला होता है हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इस ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आ जाते हैं। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि इसके भी दो प्रकार होते हैं, एक फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन और एक केमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, जो भी कुछ बैक्टीरिया है, कुछ प्रोटिस्ट्स हैं, जैसे कि इसमें आ गए यूग्लेना और मोलॉक्स, तो ये सब क्या करते हैं कि सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल ये ग्लूकोज बनाते हैं, यानी कि सिंपल इनऑर्गेनिक सिंपल शुगर बनाते हैं। अब ये जो फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं और जो ऑर्गेनिज्म इन्हें करते हैं उसे हम लोग फोटोऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा दूसरा केमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। केमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि कुछ ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं जैसे कि वो कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफ जैसे कि आयरन और सल्फर ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया वो केमिकल एनर्जी जो होती है उसका यूज करते हैं और ये केमिकल एनर्जी उनको कहाँ से मिलती है, वो जो भी सिंपल इनऑर्गेनिक फूड को वो लोग ऑक्सीडेशन के दौरान इसका जो मतलब लेते हैं तो उससे इनको केमिकल एनर्जी मिलती है जिससे कि वो लोग अपना सिंपल ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं। फिर तो इस वजह से इनको हम लोग केमोऑटोट्रॉफ्स कहते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग केमोसिंथेसिस कहते हैं। तो अब जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनका भी एक न्यूट्रिशन लेने का तरीका होता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो भी एक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से करते हैं। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम लोग जानते हैं कैसे होता है, क्या होता है। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जितने भी एनिमल्स होते हैं और कुछ प्रोटिस्ट्स होते हैं और कुछ बैक्टीरिया होते हैं तो ये सब अपना खाना खुद
मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ये अपना जो फूड होता है वो रेडीमेड फूड से ही ऑब्टेन करते हैं, या तो वो प्लांट से ऑब्टेन करेंगे या फिर वो एनिमल्स से ऑब्टेन करेंगे, जो एनिमल्स अलाइव हो या फिर डेड हो। तो इन्हें हम लोग हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं, और इनका जो ये मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड होता है इसको हम लोग हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब हेटेरोट्रॉफ्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं। इसके 3 टाइप्स होते हैं, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और होलोसिटिक न्यूट्रिशन। पहला होता है सैप्रोफिट्स। सैप्रोफिट्स में क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना खाना डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं, ठीक है, उन पे फीड करते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि फंगी हो गया, मशरूम हो गया और यीस्ट हो गया। इसके बाद दूसरा होता है हमारा पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या करते हैं कि वो किसी जो बॉडी पर वो फीड करते हैं तो उसके ऊपर या फिर उसके अंदर वो लीव करते हैं, रहते हैं और उससे अपना न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। इसके भी एग्जांपल्स होते हैं कुछ, जैसे कि हो गया लीच, लीपबग, मस्कीटो एक्सेट्रा। फिर आ जाता है हमारा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में। इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है एंडोपैरासाइट और एक होता है एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट में क्या होता है कि इसमें जो पैरासाइट्स होते हैं वो अपना खाना उस बॉडी, यानी कि जिस बॉडी को फीड करते हैं उसे हम होस्ट कहते हैं, तो होस्ट के ऊपर रहकर ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। इसमें आ जाता है हमारा लीच, लोस और बेडबग। दूसरा होता है इसमें हमारा एंडोपैरासाइट। तो इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो होस्ट बॉडी के अंदर रहकर अपना वो पैरासाइट्स अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। इसमें हमारा आ जाता है प्रोटोजोआ, टेपवर्म, हुकवर्म। इसके बाद है हमारा होलोसिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि होलोसिटिक न्यूट्रिशन मतलब कुल मिला के आप ये समझ लें कि फीडिंग ऑन सॉलिड फूड, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना कोई एक या तो पूरा वो प्लांट ही ले रहा है, पूरा एनिमल वो ले रहा है, होल एनिमल, या फिर उसके कुछ पार्ट्स पर फीड कर रहा है, ठीक है। और इसमें वो ऑर्गेनिज्म माउथ से लेता है खाना, और ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग ईटिंग कहते हैं या फिर इंजेशन कहते हैं। तो होलोसिटिक न्यूट्रिशन जो भी एनिमल्स लेते हैं तो इनके कुछ टाइप्स होते हैं, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर और कैरियन फीडर्स। हर्बीवोर क्या होता है कि इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स पर या फिर प्लांट्स प्रोडक्ट्स पर ये लोग फीड करते हैं, जैसे कि हो गया हमारा डियर, हॉर्स, काउ एक्सेट्रा। दूसरा होता है हमारा ओमनीवोर, तो कार्निवोर। कार्निवोर में क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स अपना जो खाना होता है वो किसी एनिमल के फ्रेश से फीड करके लेते हैं, जैसे कि हो गया टाइगर, लायन, चीता एक्सेट्रा। तीसरा होता है ओमनीवोर। ओमनीवोर में क्या होता है कि दोनों, यानी कि प्लांट प्रोडक्ट्स में भी एनिमल्स प्रोडक्ट्स में दोनों चीज़ों को ये लोग फीड करते हैं। इसमें आ जाएगा हमारा पिग, मैन एक्सेट्रा। चौथा हमारा कैरियन फीडर। कैरियन फीडर में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना खाना सिर्फ डेड मैटर से लेते हैं, जिन्हें हम इन ऑर्गेनिज्म को लोग स्कैवेंजर्स कहते हैं। इसमें आता है कार्निट, वल्चर, ईगल एक्सेट्रा। तो ये तो हो गया हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसके बाद जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो भी यही न्यूट्रिशन को अपनाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम अब ह्यूमन बींग्स के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो ओमनीवोरस होते हैं, ठीक है, यानी कि ये भी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आ जाते हैं। तो ये अपना जो खाना होता है वो प्लांट प्रोडक्ट्स जैसे कि उसके स्टेम्स, रूट्स, सीड्स, फ्रूट्स से लेते हैं, या फिर एनिमल्स से लेते हैं, या फिर एनिमल्स प्रोडक्ट से लेते हैं, जैसे कि हो गया मीट, एग, मिल्क एक्सेट्रा। अब ये जो लोग खाना ले रहे हैं वो एक सॉलिड या फिर मतलब किसी भी एक लिक्विड ले रहे हैं तो भी वो जाएगा और वो एक सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में उस
उसका ब्रेकडाउन होगा और वो जाके हमारे पूरे बॉडी में उसका सप्लाई होगा। इस प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके और देख सकते हैं जो खाना यहाँ से जा रहा है वो पूरे इस बॉडी में फैल के हर तरफ, यानी कि इससे कई सारे ऑर्गन्स में है तो वहाँ ये चलता जा रहा है। जो भी फूड हम खाते हैं वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में चला जाता है, जैसे कि हम लोग इस जिस सिस्टम से हो जाता है इससे ही हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे ह्यूमन का ये डाइजेस्टिव सिस्टम है और ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये ऑर्गन्स के दो सेट को कंप्राइज करता है, दो सेट बनाता है। एक तो एलिमेंट्री कैनल, दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड। पहला हमारा एलिमेंट्री कैनल। जो हमारा एलिमेंट्री कैनल होता है वो अबाउट 9 मीटर लॉन्ग होता है। एक ही कॉइल्ड ट्यूब होता है, फूड ट्यूब होता है, जो कि दो एंड्स पर ओपन होता है, जो कि माउथ से स्टार्ट होता है और जाके एनस पर खत्म होता है। ये कुछ कंपार्टमेंट्स में इसका डिवीजन हुआ रहता है, यानी कि कई कंपार्टमेंट में डिवाइड है। पहला है बकल कैविटी में, दूसरा ईसोफेगस या फिर फूड पाइप, तीसरा स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड देन एनस, ठीक है। इसके बाद आता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है वो क्या करता है कि डाइजेस्टिव जूसेस या फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स को ये बनाता है, उसका यूज करता है। इसमें क्या क्या रहता है, हमारा सैलिवरी ग्लैंड, लीवर और हमारा गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो पहले हमारा एलिमेंट्री कैनल, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनल के कुछ पार्ट्स होते हैं। पहला माउथ और बकल कैविटी, पेरिनेक्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इनम। लार्ज इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स होते हैं, कैप्टम, कोलन एंड देन रेक्टम। पहला पढ़ते हैं बकल कैविटी और माउथ के बारे में। तो हम जो भी फूड लेते हैं वो हम अपने माउथ से लेते हैं, तो ये जाता है हमारे बकल कैविटी में। बकल कैविटी के तीन पार्ट्स होते हैं, टीथ, टंग एंड देन हमारे लिप्स। तो बकल कैविटी में क्या होता है कि एक सैलिवरी ग्लैंड भी होता है। तो हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम यहाँ पे एलिमेंट्री कैनल के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले बकल कैविटी और माउथ है। तो बकल कैविटी यानी कि जो ये हिस्सा है हमारे ह्यूमन बींग्स की डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ये हिस्सा है, ये है बकल कैविटी। ये वो स्पेस है, वो जगह है जहाँ की जो फूड है उसको हम लोग चबाते हैं, उसको हम लोग सॉफ्ट करते हैं, मिक्स करते हैं हमारे सलाइवा से, ठीक है। और इन सब चीज़ों को करने के लिए हमारे जो बकल कैविटी के तीनों पार्ट्स हैं, टीथ जो कि च्यू करता है, हमारा टंग और हमारा सैलिवरी ग्लैंड जो कि सलाइवा रिलीज करता है और ये हमारा टंग उसको मिक्स करता है, इसमें सॉफ्टेन करता है हमारे फूड को। जो हमारा बकल कैविटी है माउथ यानी कि जो हमारा माउथ है यहाँ से ओपन होता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा माउथ है वो कुछ हमारे जॉज से वो एक सराउंडेड होता है, जिसे कि हम लोग चिक्स कहते हैं। तो हमारे चिक्स से वो कवर्ड होता है साइड बाय साइड। और जो हमारे माउथ का जो आयर का हिस्सा होता है उसे हम लोग लिप्स कहते हैं। लिप्स जो होता है वो सॉफ्ट होता है, मूवेबल होता है और बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है हमारे बकल कैविटी का। इसके बाद आता है टीथ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये जो टीथ है वो एक हार्डेस्ट नॉन बोनी स्ट्रक्चर है, ठीक है, हमारे बॉडी का। और ये पार्शली एम्बेडेड होता है बोन से, बोनी सॉकेट से हमारे जॉ बोन्स में, ठीक है। इसके तीन पार्ट्स होते हैं, थैकोडेंट होता है हमारा मेन यहाँ पर। तो इसके बाद आया था हमारा ईसोफेगस, यानी कि जब हम लोग ने फूड को खाया, उसको च्यू किया, सॉफ्ट किया, सलाइवा मिक्स हुआ, इसके बाद चला गया हमारे दूसरे पार्ट में यानी कि ईसोफेगस में, यानी कि फूड पाइप में। तो ईसोफेगस क्या होता है? ईसोफेगस एक स्ट्रेट मॉलिक्यूलर ट्यूब होता है, मस्कुलर ट्यूब होता है, ठीक है। ये हमारा ईसोफेगस है और ये 25 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा फूड होता है वो ईसोफेगस से कैसे पास होता है, वो डायरेक्टली चला नहीं जाता है। ईसोफेगस में एक पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट
मूवमेंट्स भी होते हैं, ठीक है। पेरिस्टैटिक मूवमेंट्स यानी कि जो हमारा ईसोफेगस है वो कंट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, यानी कि वो फैलता है, सिकुड़ता है। ये मूवमेंट्स होते हैं जिससे हमारा फूड जो होता है उस पर लाइक प्रेशर बनता है, वो नीचे जाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा स्टमक। स्टमक जो होता है वो एक जे शेप का इलॉन्गेटेड मस्कुलर बैग होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा स्टमक जो होता है वो हमारे डायफ्राम के नीचे होता है, और स्टमक के वॉल्स जो होते हैं, वॉल्स जो भी इसकी दीवारें अंदर जो लाइनिंग है स्टमक वॉल की, वो उसमें मतलब कि वो न्यूमरस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कंटेन करता है। ये 3 ग्लैंड्स सिक्रीट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गैस्ट्रिक एसिड और म्यूकस। तो इन एसिड्स के बारे में अभी हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो या स्टमक के जस्ट नीचे, अब स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया, और ये 6 मीटर लंबा यानी कि 20 फीट का होता है, और ये डायमीटर में 2.5 सेंटीमीटर का ये लॉन्ग ट्यूब है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि पहला आ जाता है हमारा ड्यूडेनम। ड्यूडेनम क्या है, यहाँ पे ड्यूडेनम है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये सी शेप का होता है, पहला पार्ट हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो कि सी शेप का है। और इसमें ड्यूडेनम का क्या है कि इसमें जो भी बाइल डक्ट है, यानी कि जो है लिवर से बाइल जो सिक्रीट होता है, और जो है पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है, ये दोनों ही जाके ड्यूडेनम में चला जाता है, और ये मतलब कि उसकी जो ओपनिंग होती है वो रिसीव करता है। दूसरा पार्ट होता है हमारा जेजुनम, ठीक है। जेजुनम यहाँ पे ड्यूडेनम के पास में जेजुनम होता है, और ये 2.5 मीटर्स का होता है, यानी कि ये सिर्फ 8 फीट का होता है, और ये ड्यूडेनम से ज़्यादा नैरोअर होता है, ठीक है। तीसरा होता है इलम। इलम सबसे छोटा पार्ट होता है, ये सिर्फ 3.5 मीटर्स का होता है, यानी कि 8 फीट का है। अब आया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में और बता दो कि इसके बाद जो हमारा खाना है, यानी स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में तो खाना, फिर यहाँ पे जो भी फंक्शंस हुए, इसके बाद हमारा खाना वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में। इसका लोअर पार्ट होता है जहाँ की मिलियंस ऑफ फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें कि हम लोग बिली कहते हैं, ठीक है। तो बिली क्या करता है, बिली हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में सरफेस एरिया को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, जहाँ की जो हमारा फूड है वो अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए, यानी कि अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए जो हमारा बिली है वो यहाँ पे सरफेस एरिया को बढ़ाता है। जब फूड अब्जॉर्ब होगा हमारे ब्लड वेसल्स, यानी कि फूड अब्जॉर्ब होगा तो उससे जो भी हमें न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, तो उससे वो हमारे पूरे बॉडी में पूरे सेल्स में ये ब्लड वेसल्स के द्वारा पहुँच जाएंगे। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से उसके लोअर पार्ट में गया, फिर गए हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का अंदर और ये बाहर लार्ज इंटेस्टाइन, या फिर इसे हम कह सकते हैं कोलन। लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से ज़्यादा वाइडर होता है, यानी कि ज़्यादा चौड़ा होता है, और ये 1.5 से लेकर 1.8 मीटर्स लॉन्ग होता है। ये हमारे एब्डोमिनल और पेल्विक कैविटीज पर लाई करता है, यानी कि होता है वहीं पे। और ये 3 पार्ट्स कैकम, कोलोन और रेक्टम, मैंने पहले बताया था ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला होता है कैकम। कैकम एक स्मॉल पाउच होता है, यानी कि छोटा पाउच होता है, यहाँ पे हमारा कैकम है, ठीक है। तो कैकम क्या करता है कि जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी ओपनिंग्स आ रही है वो कैकम को कंट्रोल किया जाता है। इसमें एक इलोकैकल वॉल्व होते हैं, उसके द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है ओपनिंग्स को, जो कि फूड को परमिट करता है, यानी कि वो ताकि वो मतलब कि मूव करे नीचे की तरफ, लेकिन अब वापस वो दोबारा फिर वहाँ आ जाए। और कैकम में यहाँ पे एक लाइक ब्लाइंड ट्यूब होता है, जैसे कि हम लोग वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं, और मैन में इसका कोई फंक्शन नहीं होता है। इसके बाद दूसरा पार्ट होता है हमारा कोलन। कोलन में क्या होता है कि एक यू शेप ट्यूब होता है, ये हमारा एक यू शेप ट्यूब
मसल्स द्वारा गार्डेड होता है। इसके बाद आ जाते हैं हम, इतना तो हमारा एलिमेंट्री कैनाल हो गया, लेकिन इसमें जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स से जुड़े हुए होते हैं उनके बारे में बताते हैं। पहला हमारा सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड का मतलब हमारे माउथ में, मैंने पहले जैसे कि बताया। तो सलाइवरी ग्लैंड जो होता है उसके 3 पेयर्स होते हैं हमारे अपर कैविटी में। यहाँ पे हमारा सलाइवरी ग्लैंड, तो इसके 1 2 3 पेयर्स होते हैं, और ये एक ग्रैप्स के क्लस्टर जैसे अंगूर के गुच्छों की तरह दिखता है। और यही क्लस्टर्स सलाइवा को सिक्रीट करते हैं, रिलीज करते हैं। सलाइवा स्लाइटली एल्कलीन होता है, यानी कि इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 7.2 होती है, ठीक है। और ये फूड को क्या करता है, ये मतलब कि इट लुब्रिकेट्स एंड मॉइस्चराइज द फूड, मॉइस्चराइज द फूड। इसके बाद हमारा दूसरा गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है, ये हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम यानी कि पेप्सिन रिलीज करता है। तो इन तीनों के फंक्शंस क्या होते हैं। जब हम फूड लेते हैं तो हमारे हाथ में कुछ गंदगी रहती है, तो इस वजह से हमारे फूड के साथ कुछ जर्म्स भी हमारे स्टमक में एंटर कर जाते हैं। तो ये जो जर्म्स है हमारे स्टमक में, उनको किल करने के लिए यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। तो ये हमारे जर्म्स जो कि हमारे स्टमक में किल कर रहा है, तो हमारे स्टमक के इनर लाइनिंग में तो कुछ हार्म पहुँचा ही सकता है। इसको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए वहाँ पे म्यूकस रिलीज होता है, ये म्यूकस का रोल होता है। एंड देन हमारा पेप्सिन यानी कि हमारा गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है, प्रोटीन डाइजेशन के लिए। इसके बाद हमारा तीसरा ग्लैंड लीवर। ये हमारा लीवर है, ठीक है। लीवर हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, ग्लैंड, और ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और इसका जो वेट होता है वो 1.5 kg होता है। ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी के यानी कि जो स्टमक है उसके राइट साइड में, यहाँ पे लीवर दिख रहा है, तो हमारे एब्डोमिनल कैविटी के राइट साइड में लाई करता है। और ये जो डायफ्रैगम है उससे भी कनेक्ट होता है, और ये हैप्टिक सेल से फॉर्म हुआ है, और ये मतलब कि कॉर्ड्स में अरेंज होता है। और जो लीवर होता है वो हमारा बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, जो कि जाके हमारे गॉल ब्लैडर, यहाँ पे गॉल ब्लैडर है तो वहाँ पे जाके ये स्टोर होता है बाइल जूस। चौथा हमारा पैनक्रियास, यानी यहाँ पे दिख रहा है हमारा पैनक्रियास, और यहाँ हमारा पैनक्रियास हो रहा है। तो पैनक्रियास क्या होता है, वो एक डिफ्यूज्ड पिंक कलर का लीफ शेप ग्लैंड होता है, जो कि यू शेप के, इट लाइज इन द यू शेप्ड लूप ऑफ ड्यूडेनम, ठीक है। और पैनक्रियास एक ड्यूअल ग्लैंड होता है। इसका जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो एसाइल या फिर कह सकते हैं पैनक्रियाटिक लोब्यूल से फॉर्म हुआ है, बना हुआ है। और ये जो एस्नी प्रोड्यूस हुआ है, जो एस्नी है वो तभी प्रोड्यूस करता है पैनक्रियाटिक जूस को, यही प्रोड्यूस करता है पैनक्रियाटिक जूस, जो कि एंजाइम्स को कंटेन करता है। किस चीज़ के लिए, शुगर्स और प्रोटीन के डाइजेशन के लिए, ठीक है। इसके बाद इसका जो अंदर वाला जो पार्ट है, इंडोक्राइन पार्ट है पैनक्रियास का, वो रिप्रेजेंट करता है आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये क्या करता है, इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है, ग्लूकोजन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एसोसिएटेड होते हैं ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से। और ये जो पैनक्रियाटिक डक्ट जो रिलीज होता है